हेलो फ्रेंड्स, पीसीएस एम्पायर में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को होना है, इसी संदर्भ में हम लेकर आए हैं आपके लिए विज्ञान के यानी कि साइंस के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक सेट जो निश्चित ही आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होगा। तो पेशेंस के साथ 100 प्रश्नों का एमसीक्यू अटेम्प्ट करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके कितने अंक आ रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का यह सेशन। और इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया का उपयोग नहीं किया जाता है? किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया का उपयोग नहीं किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं दही का निर्माण, रोटी पकाना, गन्ने के रस का किण्वन या फिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण। बताइए इसमें से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया का यूज़ नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गन्ने के रस के किण्वन में बैक्टीरिया का यूज़ नहीं होता है। हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं, पुरुष प्रजनन तंत्र के किस भाग में मुख्य आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है? पुरुष प्रजनन तंत्र के किस भाग में मुख्य आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं प्रोस्टेट ग्रंथि में, मूत्रवाहिनी में, शुक्राणु में या फिर अंडकोश में। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्राणु में। इसके बाद हम लोग थर्ड प्रश्न देखते हैं कि स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन से दूध का स्रवन यानी कि दूध निकलता है? आपके ऑप्शन हैं एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन या फिर प्रोजेस्टेरॉन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीटोसिन। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं चौथा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट प्रकार का दूध है जो स्तनपान कराने वाली मां में उत्पन्न होता है और मानव नवजात शिशु में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के विकास के लिए आवश्यक है? आपके ऑप्शन है संक्रमणकालीन दूध, स्किम्ड दूध, नवजात यानी कोलोस्ट्रम जिसे हम लोग बोलते हैं, या फिर शिशु के जन्म के 1 महीने बाद स्तन में दूध बनना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नवजात यानी कोलोस्ट्रम। इसके बाद हम लोग पांचवा प्रश्न देख लेते हैं कि माँ के शरीर के अंदर मनुष्य के मामलों में बच्चे के विकास में लगभग 1 महीने का कितने महीने का समय लगता है? एक नहीं होगा, कितने महीने का समय लगता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 महीने का। इसके बाद हम लोग छठा प्रश्न देख लेते हैं, जब 2 व्यक्तियों की युग्मक कोशिकाएं यौन प्रजनन के दौरान संयोजित होती है तो उसके निर्माण स्वरूप क्या बनता है? बताइए इसका ऑप्शन है भ्रूण, एंडोस्पर्म, युग्मनज या फिर अंडा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, युग्मनज। इसके बाद हम लोग सातवां प्रश्न देखते हैं, मादा अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या होती है। बताइए मादा अंडाणु में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है? तो इसका ऑप्शन है 23, 46, 48 या फिर 24। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 23। इसके बाद हम लोग आठवां प्रश्न देखते हैं, फिनॉल के उत्पादन में रासायनिक मध्यवर्ती के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले एल्कलाइल बेंजीन का नाम बताइए। आपको बताना है फिनॉल के उत्पादन में रासायनिक मध्यवर्ती के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला एल्कलाइल बेंजीन का नाम क्या है? ऑप्शन है क्यूमीन, फुरॉन, स्टाइरीन या फिर टोल्यून। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्यूमीन। इसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है, तो ये बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, ये भी सही है। इसके बाद श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है, तो ये भी बिल्कुल सही है। क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 10वां प्रश्न देखते हैं कि एक्स हमारे पेट में मौजूद एक रसायन है और भोजन पाचन के लिए आवश्यक है। जब एक्स अधिक मात्रा में स्रावित होता है तो यह अपच जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है। वाई भी एक रसायन है
जिसका उपयोग इस स्थिति के इलाज के लिए किया जाता है। तो बताइए एक्स और वाई क्या हो सकता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो आपके ऑप्शन है कि एक्स एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और वाई सोडियम कार्बोनेट है। आपके ऑप्शन बी हैं कि एक्स मैग्नीशियम का दूध है और वाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, या फिर एक्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और वाई मैग्नीशियम का दूध है, या फिर एक्स मैग्नीशियम का दूध है और वाई स्कॉर्बिक अम्ल है। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि एक्स जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और वाई मैग्नीशियम का दूध है। यहाँ पे आप नोट देख लेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे इसे, कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यह एंजाइम पेप्सिन की क्रिया के लिए आवश्यक अम्लीय स्थितियां बनाता है। यानी कि पेप्सिन की क्रिया के लिए आवश्यक अम्लीय स्थितियां जो बनाता है वो है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य बैक्टीरिया और रोगजनकों को मारना है। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अधिक मात्रा में स्रावित होता है तो यह अपच जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है। यानी कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रवण अधिक हो जाएगा तो यह अपच जैसी बीमारियों का कारण बन जाता है। पेट में एसिड का अत्यधिक मात्रा में स्राव भी पेप्टिक अल्सर के गठन का कारण बन सकता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं 11वां प्रश्न। आप उस प्रकार की दवाओं को क्या कहेंगे जो रिसेप्टर पर स्विच करके प्राकृतिक संदेश वाहक की नकल करती हैं। आप उस प्रकार के मेडिसिन्स को क्या कहेंगे जो रिसेप्टर पर स्विच करके प्राकृतिक संदेश वाहक की नकल करती हैं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। आपके ऑप्शन हैं अवसादरोधी, अवसादग्रस्त, एगोनिस्ट या फिर विरोधी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एगोनिस्ट। इसके बाद हम लोग 12वां प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बेकिंग सोडा का घटक नहीं है। बेकिंग सोडा का घटक कौन सा नहीं है। हाइड्रोजन, कैल्शियम, सोडियम या फिर ऑक्सीजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बाजार में बिकने वाला मानक 18 कैरेट सोना क्या है। बाजार में बिकने वाला मानक 18 कैरेट सोना जो होता है वो क्या है। ऑप्शन ए है 82 भाग सोना और 18 भाग अन्य धातुएं, या फिर 18 भाग सोना और 82 भाग अन्य धातुएं, या फिर 18 भाग सोना और 6 भाग अन्य धातुएं, या फिर 9 भाग सोना और 15 भाग अन्य धातुएं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 82 भाग सोना और 18 भाग अन्य धातुएं। इसके बाद हम लोग 15वां नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणुकता 1 के बराबर है। निम्नलिखित में से यहाँ जो दिए गए हैं इसमें से किस तत्व की परमाणुकता जो है वो 1 के बराबर है। आपके ऑप्शन हैं ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन या फिर फ्लोरीन। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्गन। आर्गन तत्व की परमाणुकता 1 के बराबर होती है। इसके बाद नोट में देख लीजिए आप लोग कि आर्गन तत्वों की परमाणुकता 1 के बराबर होती है। आर्गन एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Ar और परमाणु संख्या 18 है। तो आर्गन का परमाणु संख्या क्या है, 18। यह आवर्त सारणी के समूह 18 में है और यह एक उत्कृष्ट गैस है। तो आर्गन एक उत्कृष्ट गैस है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जब हाइड्रोजन परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन खो देता है तो कौन से कण पीछे रह जाते हैं। जब हाइड्रोजन परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन खो देता है तो निम्नलिखित में से कौन से कण जो हैं वो पीछे रह जाएंगे। ऑप्शन है अल्फा कण, या फिर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या फिर बीटा कण। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा। किसी परमाणु के क्रमांक जो है वो 20 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2882, है ना। इसके बाद देखिए कि परमाणु क्रमांक 20 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2882 है। 20 परमाणु क्रमांक वाला तत्व कौन सा है, वो है Ca यानी कि कैल्शियम। इसके बाद हम लोग 18वां प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से सही कथन चुनें, यानी सही कथनों का चयन करना है। ऑप्शन ए है उबलते तरल पदार्थों के तापमान को मापने के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। यानी कोई तरल पदार्थ है जो उबल रहा है, अब इसके टेम्परेचर को मापने के लिए हम क्लिनिकल थर्मामीटर का उपयोग करेंगे। क्या ये सही है, बताइए।
तो इसका क्या हो जाएगा, ये गलत दिया हुआ है। इसके बाद रूम थर्मामीटर की सीमा 30 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक होती है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत। सी ऑप्शन है प्रयोगशाला थर्मामीटर की सीमा 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है, क्या ये सही है? तो जी हाँ, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। जी नहीं, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा, क्योंकि प्रयोगशाला थर्मामीटर की रिंग क्लिनिकल थर्मामीटर की रिंग से बड़ी होती है। जी, ये सही हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा। इसके बाद हम लोग 19वां प्रश्न देख लेते हैं कि गिल्स का मछली में क्या कार्य है। मछली में जो गिल्स पाया जाता है इसका क्या कार्य होता है? हवा से ऑक्सीजन लेना, या फिर पानी में मौजूद पोषक तत्वों को अवशोषित करना, या फिर पानी से घुलनशील ऑक्सीजन को अवशोषित करना, या फिर अवशिष्ट को पानी में उत्सर्जित करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पानी से घुलनशील ऑक्सीजन को अवशोषित करना। इसके बाद हम लोग 20वां प्रश्न देखते हैं। इसमें से आपको जो सबसे अलग है उसको बताना है। देखिए, वनों की कटाई, मरुस्थलीकरण, कटाव या फिर संरक्षण, इसमें से आपको छांटना है कि कौन सबसे अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सबसे अलग हो जाएगा। वनों की कटाई, मरुस्थलीकरण और कटाव ये लगभग सेम चीज़ों को डिनोट करता है, बट संरक्षण सबसे अलग हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 21वां प्रश्न देखते हैं कि एक लोलक 3 सेकंड में 30 बार दोलन करता है, निम्नलिखित में से सही कथन को चुनें। एक लोलक है जो 3 सेकंड में 30 बार दोलन करता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसकी समयावधि 10 सेकंड और आवृत्ति 3 हर्ट्ज है, इसकी समयावधि 0.1 सेकंड और आवृत्ति 10 हर्ट्ज है, या फिर इसकी समयावधि 10 सेकंड और आवृत्ति 3 हर्ट्ज है, या फिर इसकी समयावधि 0.3 सेकंड तथा आवृत्ति 0.3 हर्ट्ज है। देखिए, यहाँ पे दरअसल ऑप्शन ए और ऑप्शन सी जो है ये लगभग सेम हो गए हैं, तो यही आंसर होगा, ठीक है ना। या तो आप सी बोलो या फिर ए बोलो। तो इसकी समयावधि जो है वो 10 सेकंड तथा आवृत्ति 3 हर्ट्ज होगी। इसके बाद हम लोग 22वां प्रश्न देखते हैं कि 18 वोल्ट बैटरी पर चलने वाला एक प्रकाश बल्ब 3 एम्पियर विद्युत धारा खींचता है, बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा? बताइए, आपसे यहाँ पे रेजिस्टेंस पूछ रहा है कि प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए, ये 18 वोल्ट है और नीचे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको जब हम काटेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि हमारा 6 ओम जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 23 यानी 23वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि भारतीय भौतिक विज्ञानी सत्येंद्र नाथ बोस के क्वांटम फॉर्मूलेशन के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस वर्ष पदार्थ की एक नई अवस्था यानी कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की भविष्यवाणी की थी? बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1924। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि चुंबक को विद्युत धारावाही चालक पर समान और विपरीत बल लगाना चाहिए? किस वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया था कि चुंबक को विद्युत धारावाही चालक पर समान और विपरीत बल लगाना चाहिए? बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैरी एम्पियर, आंद्रे मैरी एम्पियर। इसके बाद हम लोग 25 यानी 25वां नंबर प्रश्न देखते हैं। सही कथनों को पहचानना है। पहला ऑप्शन है तार का प्रतिरोध तार की लंबाई और घनत्व पर निर्भर करता है। बताइए, क्या ये सही है? आपने बताना है। तो ये गलत है। सभी कंडक्टरों के लिए विशिष्ट प्रतिरोध समान है, ये भी गलत है। तार का प्रतिरोध तार की लंबाई और क्रॉस सेक्शन पर निर्भर करता है, जी हाँ, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 26 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो किसका योग है? बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? गतिज ऊर्जा, गर्मी, विद्युत या फिर रसायन? तो इसका सिंपल सा आंसर ये हो जाएगा गतिज ऊर्जा, यानी यांत्रिक ऊर्जा जो है वो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि आधुनिक शक्तिशाली चुंबक बनाने किससे बने होते हैं? आधुनिक शक्तिशाली चुंबक जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? लौह यौगिक के, लौह चुंबकीय सामग्री के, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट और निकल की मिश्र धातु होती है, या फिर लोहा, कोबाल्ट और निकल की मिश्र धातु से बनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
एल्यूमिनियम, कोबाल्ट और निकल की मिश्र धातु से आधुनिक शक्तिशाली चुंबक बनाए जाते हैं। इसके बाद हम लोग 28 यानी नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि चंद्रमा की यात्रा के दौरान ईंधन की अधिकतम खपत कब होती है। यानी कि चंद्रमा की यात्रा के दौरान सबसे ज़्यादा फ्यूल कब खत्म होता है। ऑप्शन है उड़ते समय पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण पर काबू पाने में, या फिर चंद्रमा पर उतरते समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण पर काबू पाने के लिए, या फिर चंद्रमा से उड़ान भरते समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण पर काबू पाने के लिए, या फिर पृथ्वी में पुनः प्रवेश करने और नरम लैंडिंग में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण पर काबू पाने में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि पृथ्वी में पुनः प्रवेश करने और नरम लैंडिंग में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण पर काबू पाने में सबसे ज़्यादा फ्यूल खर्च होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 2G स्पेक्ट्रम में ये G अक्षर का क्या मतलब होता है। ये जो 2G हम लोग लिखते हैं तो ये G का क्या मतलब होता है। तो दरअसल इस G का मतलब होता है जेनरेशन यानी कि पीढ़ी, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 30वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ऊंचाई पर उड़ते समय पक्षियों को सांस लेने में तकलीफ क्यों नहीं होती है। ऊंचाई पर उड़ते समय पक्षियों को सांस लेने में तकलीफ क्यों नहीं होती है। आपके ऑप्शन हैं उनके फेफड़े बहुत बड़े होते हैं, वे निष्क्रिय रूप से उड़ते हैं, उनके पास अतिरिक्त वायु कोश है, या फिर वे कम ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उनके पास अतिरिक्त वायु कोश हैं। इसके बाद हम लोग 31वां नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एंसेफ्लाइटिस का कारण बन सकता है। एंसेफ्लाइटिस का कारण कौन कौन बन सकता है। बैक्टीरिया, वायरस, कवक। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3, यानी कि बैक्टीरिया, वायरस और कवक जो है ये तीनों एंसेफ्लाइटिस के कारण बन सकते हैं। इसके बाद हम लोग 32 यानी कि 32वां नंबर प्रश्न देखते हैं। पकने पर टमाटर का रंग लाल क्यों हो जाता है। पकने के बाद टमाटर का रंग लाल क्यों हो जाता है। क्लोरोफिल के कारण, जी नहीं। एसिटिक एसिड के कारण, जी नहीं। क्रोमोप्लास्ट के कारण, या फिर साइटोप्लाज्म के कारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोमोप्लास्ट के कारण। 33वां नंबर प्रश्न है। जब हिमकण पिघलेगा तो परिणाम क्या होगा। जब हिमकण यानी बर्फ पिघलेगा तो क्या होगा। जल स्तर परिवर्तित होगा, जल स्तर अपरिवर्तित रहेगा, जल स्तर कम हो जाएगा, या फिर जल स्तर बढ़ जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल स्तर अपरिवर्तित रहेगा। इसके बाद हम लोग 34वां नंबर प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने का क्या कारण है। तापमान में वृद्धि, तापमान में कमी, मौसम के अनुसार परिवर्तन, या फिर तापमान में लगातार कमी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तापमान में वृद्धि के कारण वायुमंडल में लगातार कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। इसके बाद हम लोग 35वां नंबर प्रश्न देखते हैं। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं। ऊपर से गिरने के कारण, सतही तनाव के कारण, पानी की चिपचिपाहट के कारण, या फिर वायु घर्षण के कारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतही तनाव के कारण यानी सरफेस टेंशन के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। इसके बाद हम लोग 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी। इंसुलिन की खोज किसने की थी। आप सब इससे अवगत होंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, FG वेटिंग। कहीं कहीं आपको वेटिंग एवं बेस्ट भी मिलेगा ऑप्शन में, तो वो भी सही होगा। इसके बाद हम लोग 37 नंबर देखते हैं कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फ्रेड नोबेल। इसके बाद हम लोग 38 नंबर प्रश्न देखते हैं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला फली बैक्टीरिया कौन सा है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला फली बैक्टीरिया कौन सा है। रोडोस्प्लिरिम, प्लाज्मोडियम, एनापेक्टर, या फिर राइजोबियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइजोबियम। ये दलहनी पौधों के जड़ों में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो देखिए ब्रह्मांड में जो सबसे अधिक मात्रा में तत्व पाया जाता है वो है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। इसके बाद हम लोग 40 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मोह स्केल का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। बताइए मोह स्केल का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो दरअसल मोह स्केल का उपयोग जो है वो ऑप्शन नंबर डी, पदार्थ की कठोरता को मापने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपने कथन सही बताना है। सभी धातुएं तन्य हैं, सभी अधातुएं तन्य हैं, सामान्य धातुएं तन्य होती हैं, या फिर कुछ अधातुएं तन्य होती हैं। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, जैविक ऑक्सीजन डिमांड का उपयोग डैश के मानक माप के रूप में किया जाता है। जैविक ऑक्सीजन का उपयोग किसके मानक माप के रूप में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल प्रणाली में ऑक्सीजन के स्तर मापने के लिए हम लोग जैविक ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। इसके बाद हम लोग 44 देख लेते हैं, फैराडे किसकी इकाई है? बताइए। तो फैराडे जो है ये किसकी इकाई है? तो ये कैपेसिटेंस की इकाई है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 45वां नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम नहीं है? ट्रिप्सिन, गैस्ट्रीन, पेप्सिन या फिर रेनिन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैस्ट्रीन एंजाइम नहीं है। इसके बाद देख लीजिए, ट्रिप्सिन, पेप्सिन और रेनिन जो है ये एंजाइम्स हैं। इसके बाद 46 देख लेते हैं, परिवेशीय ह्रास दर होने पर परिवेशी वायु स्थिर होती है। बताइए। परिवेशीय ह्रास दर होने पर परिवेशी वायु स्थिर होती है। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरुद्धोष्म। इसके बाद हम लोग 47 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है? बताइए इसमें से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरीन। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरीन जो है वो ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है। इसके बाद हम लोग 48 नंबर देख लेते हैं कि परमाणु कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है, वह केवल स्पिन होता है। बताइए। तो परमाणु कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है, केवल स्पिन होता है। इसमें से कौन से ऐसे परमाणु कण में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसन और इलेक्ट्रॉन में जिसमें कोई द्रव्यमान नहीं होता है और कोई आवेश नहीं होता है, वह केवल स्पिन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है, पता होगा आप लोगों को। इसके बाद हम लोग 49वां नंबर प्रश्न देखते हैं, जब जर्मेनियम लैटिस में आर्सेनिक परमाणु मिलाए जाते हैं तो यह क्या बन जाता है? जब जर्मेनियम में आर्सेनिक परमाणु मिलाए जाते हैं तो यह क्या बन जाता है? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुपर कंडक्टर। इसके बाद हम लोग 50वां प्रश्न देखते हैं और 50 प्रश्नों को हम लोग अगले पार्ट में देख लेंगे। देखिए, बताइए, मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति को किसका उपयोग करने की सलाह दी जाती है? मायोपिया से अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है तो वह इसमें से कौन सा, यानी कि किसका प्रयोग करेगा? उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, प्लेन उत्तल लेंस का या फिर प्लेन अवतल लेंस का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस का। तो फ्रेंड्स, हमने पार्ट 1 देख लिया है और पार्ट 2 मैं जल्द आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।